प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के माउंट आबू में पहुंचकर उन्होंने जनता का स्वीकार किया अभिवादन। लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद के प्रतिबंध के नियमों का पालन किया प्रधानमंत्री ने। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवरात्र के मौके पर गुजरात के अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रसिद्ध गब्बर तीर्थ में महाआरती में हुए शामिल। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में करीब 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा ये परियोजनाएं बदलेंगी किसानों महिलाओं की किस्मत। अंबाजी तक पहुंचने से पहले किया भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का किया उद्घाटन। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का हुआ शुभारंभ। कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक की मेट्रो की सवारी। कहा देश में मेट्रो के इतिहास में पहली बार 32 किलोमीटर लंबे खंड को एक बार में किया गया है चालू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर और मुंबई के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 21वीं सदी के लिए, भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते हुए भारत के लिए बताया बड़ा दिन। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से मिलेगी नई गति। पिछले 8 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की आकांक्षाओं को जोड़ा गया। दूरसंचार क्रांति की दिशा में कल अहम दिन। देश को मिलेगी 5G सेवाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे 5G सेवाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मोबाइल सम्मेलन के 6ठे संस्करण का भी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भी जारी रहा ट्विस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने भरा पर्चा। असंतुष्ट गुट के उम्मीदवार माने जा रहे शशि थरूर को नहीं मिल रहा है अपने ही सहयोगियों का समर्थन। बीजेपी ने साधा निशाना। आरबीआई ने मौद्रिक नीति में खुदरा महंगाई को काबू में लाने के लिए फिर से रेपो रेट में आधे फीसदी की बढ़ोतरी की। 5.40% से बढ़कर 5.90% हुई रेपो दर। रेपो दर से शेयर बाजार में जोरदार स्वागत। सेंसेक्स 1016 अंकों की तेजी के साथ हुआ बंद। आरबीआई गवर्नर ने कहा वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री आशा पारिक को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तमिल फिल्म सोरराई पोट्रू सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और सोरराई पोट्रू के लिए सूर्या बेस्ट एक्टर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसान और जापोरिजिया को रूस में शामिल करने का किया ऐलान। क्रेमलिन में एक कार्यक्रम में हुई घोषणा। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने किया जोरदार विरोध। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार रात राजस्थान के आबू रोड पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने पर उपस्थित जन समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूद जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार किया। जनसामान्य के प्रति अपने सम्मान की भावना को प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर झुककर जनता जनार्दन का अभिवादन किया। मुझे पहुंचने में देर हो गई। अब 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और
ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुपम उदाहरण पेश किया और 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग न करने के नियम के कारण उन्होंने लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया, लेकिन जनता जनार्दन का अभिवादन करके यह आश्वासन दिया कि वो दोबारा उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। अंबाजी मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। अंबाजी मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये देश के सबसे प्राचीन और अहम धार्मिक मंदिरों में से एक है। ये मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी मंदिर में आरती की। अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा में गब्बर तीर्थ में महाआरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने यहां लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाजी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम ने यहां लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अंबाजी को पीएम ने विकास की जो सौगात दी, उसमें पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 45,000 से अधिक घरों का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबी भेंट की। पीएम ने दोहराया कि उनकी सरकार जन कल्याण और समाज के वंचित वर्ग के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन्हें आज अपना घर मिला है। इस बार आप सभी की दिवाली नए घर में मनेगी, अपने खुद के घर में मनेगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गौवंश और गौमाता के रखरखाव की मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रतीक के तौर पर गौशाला को सहायता की राशि प्रदान की। पीएम मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या न हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ा दिया है। त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना भी आने वाले 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली स्कीम पर केंद्र सरकार करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री प्रसाद योजना के तहत अंबाजी मंदिर में तरंगा हिल, अंबाजी आबू रोड, नई ब्रॉड गेज लाइन और तीर्थ सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इस नई रेल लाइन से 51 शक्तिपीठों में से एक अंबाजी जाने वाले लाखों भक्तों को लाभ होगा। इससे इन सभी तीर्थ स्थलों पर भक्तों को पूजा अर्चना के क्रम में बेहतर अनुभव होगा। ये जो रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है ना, देश जब गुलाम था, अंग्रेज जब राज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में ये रेल लाइन बनाने का फैसला अंग्रेजों ने 1930 में किया था, यानी करीब करीब 100 साल पहले। लेकिन साथियों, शायद ये काम भी परमात्मा ने, मां अंबा ने मुझे ही करने के लिए कहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर के 62 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू मेहसाणा सेक्शन और 13 किलोमीटर लंबे न्यू पालनपुर न्यू चटोदर सेक्शन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी सहायता से पीपावाव,
दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, मुंद्रा और गुजरात के अन्य बंदरगाहों से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पीएम मोदी ने कहा कि परियोजना से किसानों के साथ पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का अंबाजी पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उनके अभिवादन के लिए कई किलोमीटर पहले से ही सड़कों के दोनों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ था। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और हर आयु वर्ग के लोग जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। पुष्प वर्षा और मोदी के जयकारों के बीच प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। अंबाजी से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद को भी कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की तो मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब 21वीं सदी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लागू करके देश में ढांचागत विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। ये देश की तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत ट्रेन है। आत्मनिर्भर भारत की ये वंदे भारत ट्रेन है। डिजाइन, निर्माण सब कुछ भारत में। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन को गति देने वाली 2 सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें पहली है वंदे भारत ट्रेन और दूसरी रही अहमदाबाद मेट्रो। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर कैपिटल से कालूपुर स्टेशन तक का सफर किया। इस दौरान उन्होंने सेमी हाइट स्पीड निर्माण में जुटे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस से बात की। वंदे भारत ट्रेन बना रहे थे तब और आज इधर सफर कर रहे हैं तब अपने बच्चों को क्या बताया, फैमिली के लोगों को क्या बताया? उन्होंने कहा होगा आपको साथ ले जाओ। कि मेरा आग्रह है, आप आए हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख करके जाना। आधुनिक तकनीक से लैस वंदे भारत से मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी तय करने में करीब 5.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने देश के शहरों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और 21वीं सदी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पिछले 8 वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जन आकांक्षा से जोड़ा है। एक समय वो भी था जब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर घोषणाएं सिर्फ चुनावी नफे नुकसान को ध्यान में रखकर की होती थी। टैक्स पेयर की कमाई का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ही किया जाता था। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को बदला है। स्थायी प्रगति का आधार मजबूत और दूरदर्शी सोच के साथ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। विकसित इंफ्रा और मध्यम और वंचित वर्ग का आसान होता जीवन ही देश के ग्रोथ का इंजन होगा। अहमदाबाद की तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को मेट्रो की सुविधा का भी प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। शहर के लिए ये मेट्रो का पहला चरण है। ये 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कालूपुर मल्टी मॉडल हब से ही प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी की। अहमदाबाद मेट्रो का एक खंड पूरी तरह से रेलवे ट्रैक पर बना है, जो कि तकनीक के लिहाज से भी एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री अहमदाबाद में BRTS शुरू किया गया हो या फिर ये मेट्रो सेवा, ये सब कुछ सामान्य जन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाले हैं। सामान्य जन, उनकी सुविधा कैसे बढ़े, उनके लिए सीमलेस कनेक्टिविटी का लाभ कैसे मिले, और लोकतंत्र और शासन का ये काम होता है कि सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं के अनुसार और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ विकास की यात्रा को इन 2 पटरी पर चलाना होता है। उड़ान सहित आधुनिक परिवहन व्यवस्था को गति देना हो या फिर नई लॉजिस्टिक नीति, सभी भारत की विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं। पिछले 8 सालों में शहरों का विकास न सिर्फ परिवहन की दृष्टि से किया जा रहा है, तेजी से चल रहे ये निवेश भारत को अमृतकाल में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, जिसमें सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास भी समाहित होगा। अहमदाबाद से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। वर्षों की गहन तैयारियों के बाद देश में 5G सेवाओं की शुरुआत हो रही है। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सफलतापूर्वक की गई थी। 5G सेवाओं की शुरुआत से देश में नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे।
ये देश के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने, स्टार्टअप्स और व्यावसायिक उद्यमों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। IMC 2022 का नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन किया जा रहा है। ये 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक चलेगी। मुंबई में 3 दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद शुक्रवार को रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान किया गया। RBI गवर्नर ने मुख्य ब्याज दर रेपो रेट में आधी फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 5.9% हो गया है। केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया है कि फैसला वर्तमान प्रभाव से लागू होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई का खतरा फिलहाल बना हुआ है, लेकिन वैश्विक आर्थिक स्थिति पर आशंका के बादलों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था आशा और विश्वास जगाती है। RBI ने खुदरा महंगाई को काबू में लाने के लिए एक बार फिर से मुख्य ब्याज दरों में आधे फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये चौथी बार है जब नीतिगत दर में वृद्धि की गई है। इससे पहले मई में 0.4% वृद्धि के बाद जून और अगस्त में आधे फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। कुल मिलाकर मई से अब तक RBI रेपो रेट में 1.9% की वृद्धि कर चुका है। RBI के इस फैसले के बाद बैंक कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब RBI से महंगा कर्ज लेना पड़ेगा। MPC decided by a majority of 5 members out of 6, and you guessed it right, to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.65%, and the marginal standing facility, that is MSF, and bank rate to 6.15%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. RBI गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती रही है। RBI के मुताबिक दुनिया कोविड और रूस यूक्रेन संकट के बाद अब तीसरी आर्थिक चुनौती से जूझ रही है, जिसमें केंद्रीय बैंक तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाएं ऊंची महंगाई दर, ब्याज दरों में तेजी, कर्ज में बढ़त और मुद्रा में कमजोरी से जूझ रही हैं। इसी वजहों से RBI ने इस साल के लिए GDP विकास दर के अनुमान में कमी की है और विकास दर का अनुमान 7.2% से कम करके 7% कर दिया गया। अगले साल अप्रैल जून तिमाही में विकास दर का अनुमान 7.2% होने का अनुमान जताया गया है। रिटेल महंगाई दर में विकास का अनुमान 6.7% पर बरकरार है और RBI ने उम्मीद जताई है कि अगले साल अप्रैल जून तिमाही में ये 5% के स्तर तक आ सकती है। The extraordinary global circumstances that caused the heightened inflationary pressures have impacted both advanced economies as well as the emerging market economies. India is, however, better placed than many of these economies. If high inflation is allowed to linger, it invariably triggers second-order effects and unsettles expectations. Therefore, monetary policy has to carry forward its calibrated action on policy rates and liquidity conditions consistent with the evolving inflation growth dynamics. It must remain alert and nimble. वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था में संकेत काफी उत्साहजनक हैं। 2.5 सालों के महामारी के बाद त्योहारी माहौल में शहरों में मांग बढ़ने की उम्मीद है और गांवों में भी स्थिति सुधर रही है। कैपिटल गुड्स जैसे कि कारों और बिल्डिंग के निर्माण में तेजी दिखाती है कि निवेश की मांग भी बढ़ रही है। 9 सितंबर तक बैंक क्रेडिट 16.2% बढ़ा और कॉमर्शियल सेक्टर में 9 लाख से ज्यादा करोड़ का लोन बांटा गया। सामान्य मानसून और जल उपलब्धता की बेहतर स्थिति रबी फसल के लिए अच्छी खबर है। मैन्युफैक्चरिंग PMI 6 सालों के उच्चतम स्तर पर है और सर्विसेज PMI अगस्त में 57.2 पर है। RBI के सर्वे में बिजनेस कॉन्फिडेंस 51 महीने के उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया। उधर कच्चे तेल के दाम भारत के लिए $104 पर रहे और अगले 6 महीने में ये $100 पर वापस आ सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कुछ शर्तों के साथ इंटरनेट बैंकिंग सेवा की अनुमति दे दी है।
साथ ही आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया कि ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की ही तरह ऑफलाइन एग्रीगेटर भी आरबीआई के रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। यानी आपके कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने वाले अब आपका डिटेल्स नहीं रख पाएंगे और ग्राहकों की शिकायतों के लिए उन्हें भी अपनी व्यवस्था बनानी होगी। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज अपना पदभार संभाल लिया। वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 40 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने कई कमांड संभाले। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव रहा है। जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से देश में सीडीएस का पद रिक्त था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि वे भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंक की जिम्मेदारी संभालने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे तीनों रक्षा बलों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे बड़ा गर्व है कि आज मैं भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च पद पर कार्यभार संभालने जा रहा हूं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की जो आशाएं भारत के तीनों सेनाओं को या सरकार की या हमारे देशवासियों की है, मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमारे सामने सुरक्षा संबंधी जो भी चुनौतियां हैं और मुश्किलें हैं, हम उसे मिलकर साझा रूप से दूर करने की कोशिश करेंगे। नवनियुक्त सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आज साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान ने राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बीते काफी दिनों से कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। नामांकन भरने के आज आखिरी दिन शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन तो दाखिल किया है, झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भी अध्यक्ष पद की लड़ाई में कूद पड़े और वहीं दिग्विजय सिंह ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष कौन बनता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को नामांकन के आखिरी दिन ट्विस्ट और टर्न्स के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला तय हो गया। साथ ही झारखंड के नेता केएन त्रिपाठी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि राजस्थान का जिन्न कांग्रेस मुख्यालय पर एक बार फिर बाहर निकला और सचिन पायलट समर्थकों ने एआईसीसी कार्यालय के सामने नारे लगाए। शुक्रवार का दिन कांग्रेस मुख्यालय में गहमा गहमी भरा रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करने जब पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उन्हें कई वरिष्ठ नेताओं का साथ मिला। कांग्रेस के कई नेताओं ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है। उनकी उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में पार्टी नेता अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, एके अंटनी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक शामिल रहे। वहीं थरूर ने 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थन की बात की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को रोचक बनाया झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने, जिन्होंने पर्चा भरा है। त्रिपाठी ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकार के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को नामांकन पत्र सौंपा। ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, हर 5 साल में होती थी। कॉन्सेंसस कैंडिडेट होता था, इसलिए वोटिंग नहीं होता था। इस बार ज्यादा लोग फॉर्म भरना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, हम चुनाव की तैयारी पूरी करके बैठे हैं। कांग्रेस चुनावों में असंतुष्ट गुट में टूट साफ नजर आई। G23 के नेता माने जाने वाले मनीष तिवारी और उनके पार्टी सहयोगी आनंद शर्मा कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में शशि थरूर की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदवारी का समर्थन कर नए समीकरणों को हवा दे रहे हैं। मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये नामांकित किया गया है, या मैं आज जो फॉर्म भर रहा हूँ तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बदलाव चाहिए और
कांग्रेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए बदलाव की पार्टी है कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मैं और श्री आनंद शर्मा जी दोनों उनका जो नामांकन है उसका समर्थन करने के लिए आए हैं। अपनी राजनीतिक गुगली से पार्टी नेतृत्व को गच्चा देने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का समर्थन करने पार्टी मुख्यालय पहुंचे हों, लेकिन सचिन पायलट समर्थकों ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा। राजस्थान कांग्रेस का कलह पार्टी मुख्यालय के सामने नजर आया और पायलट समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव पर चुटकी लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भुवनेश्वर में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कहा कि आज देश में भाजपा के सिवा कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब ना तो इंडियन रह गई है, ना नेशनल रह गई है, अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। आज कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, न ही ये नेशनल रह गई है, और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है। सिकुड़ गई है, कोई विचार से लेना देना नहीं है। पिछले कुछ समय से चुनावी रेस में दिख रहे गहलोत और दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने खड़गे का समर्थन किया। बहरहाल 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। तब तक राजनीति में कितने समीकरण बनते हैं यह समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जानी मानी अभिनेत्री आशा पारिक को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया। 60 और 70 के दशक में आशा पारिक ने अपने अभिनय से फिल्म दुनिया में अलग छाप छोड़ी। उनकी अदायगी और नृत्य शैली को खास तौर से लोकप्रियता मिली। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करने में भारतीय सिनेमा ने अहम भूमिका निभाई है। इस कड़ी में राष्ट्रपति ने भारत में महात्मा गांधी पर बनी फिल्म का भी खास जिक्र किया। आदर्शों और चरित्रों पर आधारित अच्छी फिल्में व्यवसाय की दृष्टि से भी सफल होती है। उदाहरण के लिए मैं सन 1982 में प्रदर्शित रिचर्ड आटेनबरो द्वारा निर्देशित गांधी फिल्म का उल्लेख करना चाहूँगी। उस फिल्म से भारत सहित विश्व स्तर पर भारी सफलता और जीत किए थे। उस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता ये है कि उसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और आदर्श के प्रति विश्व समुदाय में सम्मान और व्यापक हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुरस्कार विजेता आशा पारिक को बधाई दी और सिनेमा जगत में उनके योगदान की सराहना की। आज भी किसी और को नहीं, एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत ही नहीं दुनिया भर में बैठे लोगों को मनोरंजन भी किया और भारत की कला संस्कृति को भी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। ऐसी मशहूर अभिनेत्री अपने समय की और आज तक भी आशा पारिक जी को इससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको देता हूं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोंगरा द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म सूरराई पोट्रू को दिया गया। वहीं फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए अजय देवगन और सूरराई पोट्रू के लिए साउथ स्टार सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।